आ जाओ मूल अवधारणा। तो ये इस चैप्टर के अंदर, इसके अंदर काफी सारी बातें होती है। पहले मैं सबसे सिंपल वर्ड, सबसे सिंपल शब्द को उठा के बात करते हैं और तुम सब उसमें अपना अपना जवाब देना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वन साइड इंटरेक्शन ना हो कि मैं ही बोलता रहूं, आप सब कुछ ना बोले। तो आप सबको भी मौका मिले तो आप सब भी बताएं। तो जो सबसे पहला जो पद हम डिस्कस करेंगे या जिसके बारे में बात करेंगे वो पद है पदार्थ। आप सबने ये वर्ड जरूर सुना होगा पदार्थ के बारे में। तो पहली चीज तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि पदार्थ होते क्या है। इसे इंग्लिश में हम मैटर भी बोल देते हैं, मैटर बोलते हैं। तो आप सब कोशिश करें और बताएं कि आप पदार्थ के बारे में क्या जानते हैं। पंकज, अनीशा तिवारी, मुस्कान, कोई बताना चाहेगा कुछ? कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा, बट आपको मौका मिलेगा आप बताने का। अनिशा, आप माइक ऑन करके जरूर बताएं। आप वैसे बताएंगे, ठीक है, ओके। तो पदार्थ, पंकज आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ही बता देता हूँ। पदार्थ वो सब चीजें हैं, हमारे चारों तरफ देखोगे, बिल्कुल भी नहीं नहीं, पदार्थ आप बहुत आगे चले गए। सबसे सिंपल वर्ड है पंकज, सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो पदार्थ कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, जगह घेरे और साथ में क्या हो, उसके पास द्रव्यमान हो। सर ये क्या चीज हो गई, मान लेते हैं ये मार्कर है मेरे पास, ये कुछ ना कुछ तो जगह घेर रहा है, जैसे ना कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। अब साथ के साथ इसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, ठीक है। और तीसरी चीज, इसको उठा के दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना बल का प्रयोग करे ये मार्कर इस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो तुमने देखा, पदार्थ जितनी भी चीजें आपके आसपास, वो क्या है, पदार्थ है। तुम लैपटॉप देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो लैपटॉप क्या है, सब पदार्थ कोई ना कोई जगह घेर रहा है, उसके पास वजन मास है, भार है। तीसरी चीज, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाने में कुछ ना कुछ बल का प्रयोग हो रहा है। यस नो, बताओ, ठीक है। तो आ जाओ, तो अगर तुमसे पूछा जाए पदार्थ क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? सर कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे, जिसके पास द्रव्यमान हो और जिसको हटाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बल का प्रयोग हो, वो सारी की सारी चीजें पदार्थ होती हैं। चलो, अब मैं आप सबसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, कोशिश करना जवाब देने की। पहले चीज, क्या जो हमारे पास हवा है, क्या वो एक पदार्थ है या नहीं है? और माइक ऑन करके बताना है, चैट में कोई नहीं बताएगा, सब माइक ऑन करके इंटरेक्ट करो। मुझे भी लगना चाहिए ना कि आप सब क्लास में हो, जैसे ना। हवा थोड़ा मैटर होगी। मैटर होगी, तो हवा मैटर कैसे है? अगर आप सबसे पूछा जाए कि हवा को मैटर बताओ, आपको तीन चीजें बतानी है उसके बारे में। क्या वो जगह घेर रही है? तो जगह घेर रही है तो कैसे घेर रही है? दूसरा, उसके पास द्रव्यमान भार है या नहीं है? तीसरा, उसके ऊपर बल लग रहा है या नहीं लग रहा? तो ये कैसे बताओगे? तो सर इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, हवा को एक गुब्बारे के अंदर डाल देंगे। तो आप गुब्बारे के अंदर हवा को डाल दोगे तो क्या होता है, अब गुब्बारे के अंदर वो कुछ ना कुछ जगह तो ले रही है। हाँ बिल्कुल लेगी सर। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली चीज तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? ये जो क्या कर रही थी हमारे पास,
जगह घेरता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हवा जगह तो घेर रही है। हाँ, बलून के अंदर जितनी भी जगह है सारी सारी किसने ले रखी है, हवा ने ले रखी है। दूसरी बात, द्रव्यमान। द्रव्यमान को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं मास। अब तुमसे पूछा जाए भाई द्रव्यमान कैसे है, उसके पास मास कैसे है, ऑब्वियसली पता, जब जो गुब्बारा है उसको उठाने के लिए तुम देखोगे ना कुछ तो उसका वजन आएगा, बाहर आएगा, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना आए, आएगा जरूर। तो इसका मतलब है कि उसके पास मास तो है बट वो बहुत ही कम है। तीसरी चीज, बल यानी फोर्स। अब बल, वही गुब्बारे को उठा के दूसरी जगह पे ले जाना, कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो क्या है, एयर है, हवा, वो क्या है, मैटर यानी पदार्थ है। बोल सकते हैं ताप, तापमान, जो हमारा ताप होता है, टेम्परेचर होता है, क्या वो पदार्थ में आता है या नहीं आता। ताप पदार्थ में आएगा या नहीं आएगा, बताओ, कोशिश करो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोशिश करो। ठीक है, ताप के बारे में एक बात याद रखना, ताप ना तो जगह घेरता है, ना ही उसके पास द्रव्यमान है, और ना ही ताप पे बल लग सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ताप है, टेम्परेचर है, वो पदार्थ बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो गया। पदार्थ के बारे में आपसे कोई पूछे तो दो तीन उदाहरण और दे दो मेरे को, और उदाहरण पदार्थ जो आप आसपास देख रहे हो। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा बताने में। कोई ऐसे उदाहरण जो आप मेरे को देना चाहोगे। ह्यूमन, बिल्कुल सही पंकज। हम जो मनुष्य होते हैं वो भी पदार्थ में आते हैं, तो हम भी तो जगह घेर रहे हैं, हमारे पास भी भार है, और हमको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बल का प्रयोग होता है। मशीन, बिल्कुल सही पंकज। मशीन भी क्या है सर, पदार्थ। जितनी भी चीजें, बुक्स, पेन, मार्कर, यहां तक बैग, लैपटॉप, कबर्ड, बेड, ये सारी की सारी चीजें क्या आती है सर, पदार्थ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में लेके जाऊंगा, और पदार्थ से रिलेटेड कुछ बातें कही गई थी पुराने समय में। तो उस पुराने समय में ऐसी क्या बातें कही गई थी और क्या क्या चीजें आई थी, वो हम थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत तथा यूनानी जितने भी थे हमारे दैनिक नक्शे, यानी जिन्हें हम बोलते हैं फिलोसफर, वो विश्वास करते थे कि हमारी जितनी भी चारों चीजें, जितनी भी हमारे चारों तरफ चीजें बनी हुई है, वो मूलतः पांच चीजों से बनी हुई है। कितनी चीजों से बनी हुई है, पांच चीजों से। ठीक है, और उन्हीं का सहयोग से बाकी जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी मिलेंगी हमको। तो पहली चीज, कौन मेरे को बताना चाहेगा कि ये पांच चीजें क्या क्या थी, कोई बताएगा। जिसे हम पंचतंत्र बोलते हैं, सुना होगा ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, शब्द सुना होगा, पंचतंत्र। ठीक है, तो उसी चीज में आपसे पूछा जाए तो पांच चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहली चीज है हमारे पास पृथ्वी, यानी अर्थ। ये सबसे पहली चीज हमारे पास आती है। दूसरी चीज अग्नि, यानी फायर। तीसरी चीज हमारे पास आती है जल, यानी पानी। चौथी चीज हमारे पास आती है वायु।
यानी एयर, और लास्ट में हमारे पास आता है क्या, आकाश। जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो इन 5 चीजों का सहयोग से बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बट धीरे 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 रासायनिक विज्ञान बढ़ता गया, और चीजें, और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने, और भी दैनिक आविष्कार आए जिन्होंने बताया, फिलोसफर, कि नहीं, इनके अलावा भी चीजें होती हैं। फिर वहां पर परमाणु शब्द आया। ठीक है, तो महर्षि कनंद 1600 बीसी में उन्होंने बताया कि हमारे पास पदार्थ के अंदर सबसे छोटे छोटे अभाज्य कण होते हैं, जिन्हें हम पदार्थ बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, परमाणु। तो सबसे पहले किन्होंने बताया था परमाणु के बारे में, महर्षि कनंद ने। तो उन्होंने क्या बताया वो चीज हम जान लेते हैं। तो कौन थे, कनंद। इन्होंने कब बताया था, 1600 बीसी में। अब 1600 बीसी में इन्होंने क्या बोला कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, उन कण को हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं परमाणु के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, कनंद ने। परमाणु जब अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसे बोलते हैं एटम। ठीक है, यहां तक कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो? बिल्कुल अनिशा। जब हम बात करते हैं कनंद के बारे में, कनंद ने क्या बोला था, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, उन कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे को यस और नो में आंसर जरूर बताए। जहां तक चीजें समझ में आई, कनंद ने क्या बताया था हमको। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। फिर कनंद के बाद एक और यूनानी फिलोसफर थे, उन्होंने क्या बताया था, जिनका नाम था डोमिनस क्राइट। अब इन्होंने चीजें बताई थी और उनके बारे में जानेंगे। इन्होंने एटम शब्द दिया था। क्या दिया था, एटम शब्द। एटम शब्द कैसे दिया सर, उन्होंने यूनानी शब्द से एटम, एटमोस उठाया, और एटमोस उठा के बोला गया, एटमोस का मतलब यूनानी में था अभाज्य, मतलब इनडिवाइडेबल, टूट नहीं सकता, जो और ज्यादा टूट नहीं सकता। ठीक है, जो और ज्यादा टूटे नहीं, वो सबसे छोटा कण है, जिनको महर्षि ने तो परमाणु बोला। अब परमाणु को उन्होंने क्या बोल दिया, एटम, और वहीं से एटम की शुरुआत हो गई। तो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया, डोमिनस क्रिटस। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये कौन थे, प्राचीन यूनानी दार्शनिक, डोमिनस क्राइसिस। डोमिनस क्रिटस। तो इन्होंने किस वर्ड से दिया था, एटमोस, का मतलब होता था अभाज्य, इनडिवाइडेबल, जो टूट ना सके।
और वहीं से वर्ड चालू हो गया एटम, यानी परमाणु। हिंदी में हम परमाणु बोलते हैं, इंग्लिश में हम एटम बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में है? बताओ। एक बात याद रखना, अब क्या इन्होंने कोई प्रयोग किया था या सिर्फ सोचा था कि ऐसा हो सकता है और बता दिया? बताओ। वैज्ञानिक रूप से इन्होंने कोई प्रूफ दिया आपको, सबूत दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने तो क्या है, बोल दिया, बता दिया सर ऐसा हो सकता है, बट वैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह का कोई भी इन्होंने सबूत नहीं दिया हमको। ठीक है, तो जितने भी हमारे फिलोसफर थे वो सिर्फ और सिर्फ बातें बता रहे थे और उनका कोई भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे थे, फिलोसफर यानी दार्शनिक। बट धीरे धीरे बाद में चल के वैज्ञानिक प्रूफ सिद्धांत भी आने लग गए, बाकी चीजें भी आने लग गई, जिनके बेसिस पर जो हमारे रासायनिक क्रिया है वो और ज्यादा समझने में, रसायन विज्ञान को समझने में आसानी हुई हमको। ज्यादा शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल रहा मैं, समझ में आ रही है ना? अनिशा, मुस्कान, पंकज, सबको सही आ रहा है? ठीक है, तो इसको एक बार नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं। फिर हम जानेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे उनके बारे में, क्योंकि उतना ज्यादा उनके बारे में पूछा नहीं जाता, तो हम उनके बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। नोट डाउन करना है, लिखना है? माइक ऑन करके बताएं। नोटेड, ओके ओके, मिटा दो। पंकज, मुस्कान, आ जाओ। अब आगे हम जान लेंगे क्या, पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो आप सब मेरे को बताएं, पदार्थ को वर्गीकरण करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो मापदंड लेना पड़ेगा, जिसकी बेस पर हम ये बोलेंगे कि हाँ, ये इनके अंदर पदार्थ आते हैं, दूसरे बाकी सबके अंदर पदार्थ आते हैं। तो यहाँ पर हमने दो मापदंड लिए। तो सबसे पहला भौतिक भौतिक गुण, और दूसरा रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के ऊपर हमने पदार्थों को वर्गीकृत किया, फिर साथ में रासायनिक गुणों के ऊपर बाकियों को वर्गीकरण किया गया। तो देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कौन कौन से होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, तो आप सब याद रखना, भौतिक गुणों
के आधार पर हम एक वर्गीकरण करेंगे। दूसरा वर्गीकरण जो हम करेंगे वो रासायनिक गुणों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? रासायनिक गुणों पे। भौतिक यानी फिजिकल गुण, फिजिकल बिहेवियर, रासायनिक केमिकल बिहेवियर। अब भौतिक गुणों के ऊपर आप सब देखोगे अपने आसपास की चीजें, जितने भी पदार्थ होते हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। मिलते नहीं मिलते? अब जितनी भी चीजें देखोगे वो इन तीनों चीजों में की ही आएगी। तो भौतिक गुणों के बेस पर सबसे पहला गुण हो रहा है ठोस, जिसे इंग्लिश में हम सॉलिड बोलेंगे। दूसरा क्या होगा हमारे पास? द्रव, लिक्विड। और तीसरा हमारे पास रहेगा क्या? गैस। तो जितने भी आप पदार्थ देखोगे वो या तो ठोस होंगे या फिर द्रव्य होंगे या गैस के अंदर आएंगे। तो मुझे कोई कोई एग्जांपल बता जो ठोस में पाए जाते हैं। पंकज, अनीशा, मुस्कान, ऐसे कोई उदाहरण जो ठोस में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही अनीशा, पत्थर। हमारे पास स्टोन जो होते हैं वो किसमें मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठीक है। दूसरा द्रव्य में। बिल्कुल पंकज, द्रव्य में। द्रव्य में कौन से उदाहरण हैं जो मिलते हैं? बिल्कुल अनीशा, पानी, जल जो है हमारे पास वो किसका है सर? लिक्विड यानी द्रव्य में पाया जाता है। पानी के अलावा भी और कुछ होते हैं? हाँ सर, बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पास ये हो गई पेप्सी, हो गई कोका कोला, हो गया पानी, दूध, मिल्क। जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास किसमें मिलती हैं? द्रव्य में मिलती हैं। ठीक है। सिरका, सिरका भी किससे मिलता है सर? द्रव्य में मिलता है। अब बातें गैस की आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गैस के अंदर कौन कौन से ऐसे उदाहरण है तो आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर ये गैस अवस्था में मिलती है हमको। ठीक है। तो यानी हमारे पास जो पदार्थ है वो सॉलिड अवस्था में मिल सकता है यानी ठोस अवस्था में, द्रव में और गैस में। ठीक है। फिर वहीं पर रासायनिक गुणों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए जो पदार्थ है उनको वर्गीकरण करें, बांटे, तो आप देखोगे अपने आसपास की चीजें 2 चीजों में बट जाएगी सर। एक शुद्ध और दूसरी मिश्रण। ठीक है। शुद्ध पदार्थ और दूसरे हमारे पास कौन आते हैं? मिश्रण आ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या बाद में चल के आपको समझे कि सर शुद्ध पदार्थ का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जिनके अंदर मिलावट नहीं होती। दूसरे हमारे पास अशुद्ध, अशुद्ध भी बोल सकते हैं और मिश्रण भी बोल सकते हैं। अब मिश्रण के अंदर क्या होता है इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। ठीक है। अब आगे चल के आपसे पूछा जाए कि शुद्ध पदार्थ के अंदर
दो चीजें आती हैं, शुद्ध में भी दो चीजें आती हैं। सर हमारे चारों तरफ मिलते हैं तत्व और बाकी मिलती है यौगिक। तत्व यौगिक दोनों के दोनों क्या हैं, शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंदर। तत्व यौगिक, ठीक है सर। तत्व इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट। और वहीं पर यौगिक आप सबसे पूछ ले, जिन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है। अब यहां पर आप सबसे एक सवाल पूछा जाएगा, आप सब रेडी रहना। मैं पूछ लूं सर, तत्व हमारे चारों तरफ अभी तक कितने तत्व मिले हैं, टोटल कितने तत्व हैं? सर 118 तत्व एलिमेंट हम जानते हैं जिनके बारे में, जैसे नो। बिल्कुल अनिशा, कितने कितने तत्व जानते हैं? 118। बिल्कुल सही। यहां तक किसी को कोई समस्या बताओ, कोई ऐसी चीज जो आप सबको समझ में ना आई हो? वैसे अगर आप ध्यान दोगे, जो हमारे तत्व होते हैं, तत्व के अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं परमाणु और दूसरे को बोलते हैं अणु। आप सब जानते होंगे परमाणु और अणु के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो परमाणु और अणु। और दूसरा क्या होता है, अणु। अब सबसे सिंपल मैं आपको उदाहरण दूंगा परमाणु, अणु और यौगिक में भेदभाव करने के लिए, कि सर इन तीनों में कैसे अगर हम डिफरेंट करें कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज मैं यहां पर ले लेता हूं परमाणु, ये मेरे पास आ गया अणु, और यहां पर आ गया यौगिक। परमाणु के अंदर जितने भी हमारा 118 तत्व थे सारे सारे इसी के अंदर काउंट होंगे। किसके अंदर? परमाणु के अंदर। एक उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु होता है, बट वहीं पर आपसे बोले हाइड्रोजन अणु, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो फिर उदाहरण क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे परमाणु में अकेला क्या होता है, उसमें सॉरी परमाणु में एक अकेला एटम होता है, वहीं पर अणु के अंदर जो परमाणु है सेम टाइप के परमाणु जुड़ जाते हैं और अणु को बनाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन H2 ये अणु बन गया। फिर वहीं पर यौगिक में दो अलग अलग तत्व जुड़ते हैं, दो से ज्यादा अलग अलग तत्व जुड़कर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, NaCl, NaCl भी एग्जाम्पल है अणु का। अब इन तीनों में अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन परमाणु, और फिर वहीं पर अणु की बात की जाए, सर ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको बोलते हैं एटम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं कंपाउंड। अब वहीं पर H2 हो गया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बन गया। मेरे ख्याल से तुम इन तीनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे, भेदभाव कर पाओगे। ये सुनो,
तीनों चीजें समझ में आ गई, परमाणु, अणु और यौगिक में। और एक और बात याद रखना, अगर क्लास ओवर हो जाती है, अभी 6 मिनट है, ओवर हो जाती है तो आपको वापस से रीजॉइन करना होगा, ठीक है। इन तीनों चीजों के बारे में क्लियर हो गया। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप सबको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करवा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिखना है, इसको एक बार लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता देना। साफ साफ दिख रहा है ना? ओके पंकज। मनीषा, मुस्कान, आप दोनों का हो गया? हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं। आ जाओ, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने एक शब्द पढ़ा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, द्रव्यमान। ठीक है, तो जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम दो तरह के द्रव्यमान से क्या करना पड़ेगा, हमको डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह के द्रव्यमान कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं, और फिर आगे चल के उनके चीजें पढ़ते हैं वो होते क्या है। तो सबसे पहली चीज जो पहला होगा हमारे पास वो है परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं हम? परमाणु द्रव्यमान। कई कई बार आपको परमाणु द्रव्यमान ना मिलके वहां पर परमाणु बाहर मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, मतलब सेम ही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एटॉमिक मास, और इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो ये तो एक हो गया हमारे पास, एक तरह का द्रव्यमान जिसके बारे में हमको पढ़ना है। जो दूसरे तरह का द्रव्यमान होता है उसे बोलते हैं हम अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसे हम? अगर आपसे कोई पूछ ले इंग्लिश में क्या होगा तो इसका मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है और समझना है कि ये दोनों है क्या क्या।
और इनको निकाला कैसे जाता है और ये चीज है क्या, इन दोनों का मतलब। सबसे पहली चीज जानते हैं परमाणु द्रव्यमान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो आप सब बोलना किसी भी एक परमाणु का भार, यानी किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। किसको समझ में नहीं आया परमाणु द्रव्यमान? चलो मैं इसको लिख देता हूं, आप सब भी लिख लेना। किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार वो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान। समझ में आ गया? सर थोड़ा सा एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन का मैं एक परमाणु उठा लूं, एक एटम उठा लूं और मैं उसका वेट कर लूं, भार नाप लूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, परमाणु द्रव्यमान बोलूंगा। बट जब ये परमाणु द्रव्यमान आया तो उस टाइम पे